ऐसा क्या हुआ एक ऐसी कंपनी के साथ जिसकी वैल्यूएशन $40 मिलियन थी, जो कि अगर इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो होते हैं 300 करोड़ रुपए, एंड तब भी उन्हें अपना ऑपरेशन बंद करके जाना पड़ा। आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो 2014 की एक रात को आकाश और इब्राहिम दोनों अपने अपने प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे थे एंड साथ ही साथ खा रहे थे अपने कॉर्नफ्लेक्स। तब उन्हें एकदम से रियलाइज हुआ कि और कॉर्नफ्लेक्स खाने के लिए तो उनके पास दूध ही नहीं बचा है, एंड उन्हें क्लिक करा एक ऐसा आइडिया कि लाइफ कितनी इजी हो अगर हम किसी ऐप के थ्रू घर बैठे बैठे अपनी रोजमर्रा की चीजें जैसे दूध, ग्रोसरीज, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कभी भी ऑर्डर कर सकें। एंड ये आइडिया दोस्तों ऐसा था जिन्होंने उन्हें पूरी रात जगा के रखा। पूरी रात इस आइडिया के बारे में सोचने के बाद सुबह 4 बजते ही दोनों निकल गए देखने कैसे मिल्क सप्लाई मार्केट काम करता है। उसके बाद कुछ और हफ्ते इस मार्केट के बारे में रिसर्च करने के बाद इन्होंने बेंगलोर के अंदर एक ऐप का बीटा वर्जन लॉन्च करा। इस ऐप का उन्हें इतना अच्छा रिस्पांस मिला जितना उन्होंने खुद नहीं सोचा था। कस्टमर्स को बहुत पसंद आया एक ऐसा ऐप जिसके थ्रू वो घर बैठे बैठे हैसल फ्री हाइजीनिक दूध कभी भी ऑर्डर कर सकते हैं। एंड दिस लेड द फाउंडेशन ऑफ दूधवाला। दूध इंडिया में हर घर की नीड है, एंड ट्रेडिशनली हम इंडियंस डिपेंडेंट थे उन लोकल दूध वालों पर जो हर रोज हमारे घर दूध भिजवाते थे। लेकिन अर्बन इंडिया को जरूरत थी ऐसे मॉडर्न अप्रोच की जो कि हो फुल ऑफ ईज, फ्रेशनेस एंड रिलायबिलिटी। एंड इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा था दूध वाला। इस स्टार्टअप का मेन फोकस था वो लोग जो हर रोज सब्सक्रिप्शन के थ्रू इनका दूध ऑर्डर करें, जो कि उस टाइम पे इस देश के 85% लोग थे। इस स्टार्टअप की स्ट्रेंथ इनका इनोवेटिव अप्रोच था जो कि इनके हर काम में दिखता था, एंड टेक्नोलॉजी का सही यूज करना। इन लोगों ने लोकल दूध वालों के साथ मिलकर एंड टेक्नोलॉजी का यूज करके दूध की डिलीवरी हैसल फ्री एंड इतनी इजी बना दी थी, ना सिर्फ कंज्यूमर्स के लिए जो इनका दूध ऑर्डर कर रहे थे, बट उन दूध वालों के लिए भी जो इनका दूध डिलीवर कर रहे थे। बेसिकली ये लोग इंटरमीडियरी की तरह एक्ट कर रहे थे बिटवीन कंज्यूमर्स एंड लोकल दूध वाला। आइए देखते हैं क्या थी वो चीजें जिसने दूध वाला को अपने इंडस्ट्री का लीडर बना दिया। नंबर 1, यूजर फ्रेंडली ऐप। इनका ऐप इतना ज्यादा इजी टू यूज था कि चाहे बंदे को टेक्निकल नॉलेज ना हो बट वह इनके ऐप पर आके अपना डेली का ऑर्डर मैनेज कर सकता था। नंबर 2, ट्रस्टेड डिलीवरी टाइमिंग्स। ये हर कस्टमर को गारंटी देते थे कि उनका ऑर्डर सुबह 7 बजे के पहले उनके डोर स्टेप पर होगा, चाहे उनने ऑर्डर एक रात पहले ही क्यों ना प्लेस करा हो, जो कि इनको बहुत ज्यादा रिलायबल बना देता था। नंबर 3, कस्टमर्स या तो इनका सब्सक्रिप्शन ले सकते थे या अपने खुद का कस्टमाइज्ड डिलीवरी स्केड्यूल भी बना सकते थे, जो कि हेल्प करता था दूध वाला को अपने बार बार आने वाले ऑर्डर्स को मैनेज करने के लिए। नंबर 4, नो चेकआउट फीचर। इसका यह मतलब है कि कस्टमर्स को बार बार अपने ऑर्डर्स प्लेस करने की जरूरत नहीं होती थी एंड ऑर्डर अपने आप उनके घर डिलीवर हो जाता था। नंबर 5, यूजर्स के पास हमेशा ऑप्शन था अपने ऑर्डर्स को चेंज, मॉडिफाई, पॉज, यहां तक कि कैंसिल करने का। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 0 डिलीवरी चार्जेस, जिसकी वजह से यूजर को लगता था कि सिर्फ दूध का पैसा देके अगर कोई चीज हमारे घर आ रही है तो अपना टाइम क्यों वेस्ट करें। एंड अगर कोई ऐप कस्टमर्स को इतने ज्यादा बेनिफिट्स देगा तो जाहिर सी बात है कस्टमर भी उसी ऐप को चूज करेगा। दूध वाला को जो चीज बाकी लोकल दूध वालों से और बड़े से बड़े किराना वाले से अलग बनाती थी वो थी उसकी वैरायटीज। दूध की ही दूध वाला के पास कम से कम 70 से ज्यादा वैरायटी थी, चाहे वो A2 मिल्क हो, लैक्टोज फ्री मिल्क हो, कोट मिल्क, कैमल मिल्क, आप नाम लो और उनके पास होता था। दूध के अलावा बहुत से प्रोडक्ट्स जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जूस,
बेकरी आइटम्स, पर्सनल केयर आइटम्स, हर वो चीज जो कस्टमर को डेली नीड में चाहिए होती है, दूध वाला उनके डोर स्टेप पर डिलीवर करवा रहा था। अब जब कोई कंपनी इतनी स्पीड से आगे बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है उसे जरूरत पड़ेगी फंडिंग की। फंडिंग अलग अलग स्टेजेस पर रेस करी जाती है। सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो फाउंडर अपना अपना खुद का पैसा लगाता है बिजनेस में, वो आता है अंडर सेल्फ फंडिंग। उसके बाद जब बिजनेस मार्केट में आ जाता है एंड मार्केट में ग्रो करने के लिए उसे पैसों की जरूरत पड़ती है, तब वो रेस करता है सीड कैपिटल। एंड फिर जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता जाता है उसके कैपिटल रेस करने के लेवल भी बढ़ते जाते हैं। सीड कैपिटल के बाद जो अगला राउंड आता है वो होता है सीरीज ए, उसके बाद सीरीज बी, फिर सीरीज सी, और एंड में आता है आईपीओ स्टेज। अब देखते हैं दूध वाला ने कौन कौन से स्टेजेस पे पैसा रेस करा। 2017 में दूध वाला ने टॉम वर्की कैपिटल से $2.2 मिलियन रेस करे सीड राउंड में। उसके बाद 2018 की स्टार्टिंग में ओमनीवोर पार्टनर से दूध वाला ने 2.2 मिलियन रेस करे वापस से सीड राउंड में ही। एंड फिर 2018 के एंड में ओमनीवोर पार्टनर्स के साथ मिलकर दूध वाला ने रेस करे $12 मिलियन सीरीज ए राउंड में। सारी फंडिंग के स्टेजेस हो जाने के बाद 2018 की एंड में जो इनका एक फाउंडर था इब्राहिम, उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि वो एक कंपनी के साथ में बातचीत में है और फंडिंग रेस करने के लिए। एंड अगर वो फंडिंग रेस हो गई तो इनकी कंपनी की वैल्यूएशन हो जाएगी $40 मिलियन, जो अगर हम लोग INR में कन्वर्ट करें तो होते हैं लगभग 300 करोड़ रुपए। इतनी फंडिंग आने के बाद तो जैसे इनने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हर दिन ये कंपनी ग्रो कर रही थी। बेंगलोर के अलावा इन लोगों ने अपने ऑपरेशंस पुणे एंड हैदराबाद में भी शुरू कर दिए थे। हर रोज दूध वाला 30,000 लीटर दूध डिलीवर कर रहा था। 2018 से 19 के बीच में ये कंपनी 5 गुना बढ़ गई थी। कस्टमर्स दूध वाला की सर्विसेज से इतने ज्यादा खुश थे कि 85% कस्टमर्स इनके लॉयल थे जो बार बार इन्हीं से ऑर्डर ले रहे थे। जहां दूसरी कंपनीज स्ट्रगल कर रही थी और कस्टमर्स लाने के लिए, अपना ऑर्डर बढ़ाने के लिए, दूध वाला के कस्टमर हर हफ्ते कम से कम एक बार तो इनसे ऑर्डर प्लेस कर ही रहे थे, जो कि इनका रिटेंशन रेट पूरे इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा बनाता था। देखते ही देखते दूध वाला इंडिया की सबसे बड़ी ई टेलर कंपनी बन गई, जो हर महीने 13 लाख लीटर दूध डिलीवर कर रही थी with a fulfillment rate of 99.8%। अब आप लोग यही सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ कि एक कंपनी जिसके पास इतनी सारी फंडिंग थी, मार्केट में लीड कर रही थी, सारे कस्टमर्स उससे लॉयल थे, इतनी तेज स्पीड से ग्रो कर रही थी, तब भी उन्हें अपने ऑपरेशंस छोड़ के जाना पड़ गया। बहुत बार तेज रफ्तार से बढ़ना आपके लिए सबसे बड़ी गलती बन जाती है, क्योंकि जल्दी जल्दी आगे बढ़ने के चक्कर में आप छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना बंद कर देते हैं। एंड यही गलती करी आकाश और इब्राहिम ने। आइए पॉइंट वाइज देखते हैं क्या थी ये गलतियां जो उन्होंने करी। नंबर 1, नेगेटिव कैश फ्लो। सबसे पहले समझते हैं क्या होता है नेगेटिव कैश फ्लो। एक बिजनेस में दोस्तों बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे मैनेजमेंट एक्सपेंस, लॉजिस्टिक एक्सपेंस, ऑपरेशनल एक्सपेंस, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब ग्रोसरी बिजनेस को अगर हम देखें तो इसमें वर्किंग कैपिटल और कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट दोनों ही बहुत ज्यादा है। ऊपर से दूध वाला अपने कस्टमर एक्वायर करने के लिए उनको बहुत सारे कैशबैक्स, डिस्काउंट्स, स्कीम्स दे रहा था, जैसे 1 लीटर दूध खरीदने पे 1 लीटर दूध फ्री। अब अगर इतने ज्यादा कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट उनकी बनेगी, पहले देखते हैं इसमें प्रॉफिट मार्जिन कितना होता है। ग्रोसरी इंडस्ट्री के अंदर जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो होता है अराउंड 5% to 10%। अब इसी प्रॉफिट मार्जिन के अंदर सारे बिजनेसेस को अपने सारे कॉस्ट कवर करने होते हैं। एंड जैसे ही आपकी कॉस्ट इस प्रॉफिट मार्जिन से ऊपर चली जाती है,
मतलब आपका एक्सपेंडिचर आपके रेवेन्यू से ज्यादा बढ़ जाता है, वैसे ही आप नेगेटिव कैश फ्लो में आ जाते हो। इनके साथ भी यही हुआ, क्योंकि ग्रोसरी बिजनेस में कस्टमर लॉयल्टी नहीं होती है। कस्टमर को जहां बेटर डील्स मिलेंगी, जहां बेटर प्राइस मिलेगी, कस्टमर्स उधर ही जाएंगे। एंड दूध वाला के जब एक्सपेंडिचर उनके रेवेन्यू से ज्यादा हो गए, ये नेगेटिव कैश फ्लो में चले गए। दूसरी गलती जो इन्होंने करी वो थी, इनके पास कोई कॉम्पिटिटिव एज नहीं बचा था। ग्रोसरी बिजनेस में बहुत हाई कंपटीशन होता है। आइदर यू बिकम द फर्स्ट मूवर और यू बिकम द फास्ट मूवर। दूध वाला दूध और ग्रोसरीज डिलीवर करवा रहा था, तो बाकी की कंपनीज जैसे ग्रोफर, बिग बास्केट, ये भी यही सब कर रही थी। तो क्या कॉम्पिटिटिव एज बचा था दूध वाले के पास? कुछ नहीं। दूध वाला के पास फंडिंग भी ग्रोफर्स और बिग बास्केट से कम थी, जिसकी वजह से ये दोनों कंपनीज कस्टमर्स को इतनी अच्छी अच्छी डील्स, इतने अच्छे अच्छे स्कीम्स दे रहे थे कि सारे कस्टमर्स दूध वाला से हटके इन कंपनीज के पास शिफ्ट हो गए। तीसरी गलती जो इन्होंने करी वो थी लैक ऑफ प्लानिंग। एक बिजनेस में आपका रोड मैप आपके पास तैयार रहना चाहिए कि आपको कब कितना एक्सपेंड करना है बिजनेस में। अब एक बिजनेस में दो टाइप के एक्सपेंशन होते हैं, एक होता है ओवर एक्सपेंशन और एक होता है स्टेडी एक्सपेंशन। स्टेडी एक्सपेंशन में आपके पास जितने रिसोर्सेज एंड मीन्स होते हैं, आप उसके अंदर अंदर ही एक्सपेंड करते हैं। एंड ओवर एक्सपेंशन में आप अपने रिसोर्सेज एंड मीन्स के बियॉन्ड एक्सपेंड कर जाते हैं। दूध वाला ने ओवर एक्सपेंशन करा एंड रिजल्ट्स आप लोगों के सामने ही है। चौथी गलती जो इन लोगों ने करी वो थी हायरिंग मिस्टेक्स। मैन पावर एक बिजनेस के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है अगर उसका अच्छे से इस्तेमाल करा जाए। एक बहुत अच्छी सेइंग है, इफ यू हायर अ रॉन्ग पर्सन एट अ राइट जॉब देन यू विल रन आउट ऑफ योर जॉब। दूध वाला ने अपने एचआर के ऊपर बिल्कुल खर्चा नहीं करा। इन लोगों ने दो गलतियां करी अपने एचआर के साथ में, ओवर हायरिंग एंड रॉन्ग हायरिंग। ओवर हायरिंग मतलब जितनी जरूरत है उससे ज्यादा एम्प्लॉयज हायर करना, एंड रॉन्ग हायरिंग मतलब ऐसे एम्प्लॉयज हायर करना जो किसी काम के भी नहीं है बिजनेस के लिए। एंड ये दोनों गलती करने की वजह से इनके एक्सपेंस बहुत ज्यादा बढ़ गए। एंड पांचवी गलती जो इन लोगों ने करी वो थी ओवर डिपेंडेंसी ऑन इन्वेस्टर्स मनी। दोस्तों, इन्वेस्टर ना एक पिंच ऑफ सॉल्ट की तरह होता है। उसके पैसों का सही इस्तेमाल अगर आप लोगों ने नहीं करा तो आपकी कंपनी 100% बंद होगी। अगर आप ये सोचोगे कि अभी हम सब काम कर लेते हैं, अभी हम अपने कस्टमर एक्वायर कर लेते हैं, अभी अपना वर्किंग कैपिटल बढ़ा लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब इन्वेस्टर का पैसा आएगा तब सब सही हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों। क्योंकि जब इन्वेस्टर पैसा देना बंद करता है ना, तब आपसे कोई काम नहीं हो पाता। एंड एक बार इन्वेस्टर ने पैसा देना बंद करे, जब आपके एक्सपेंडिचर इतने ज्यादा हैं, तब आपके पास आ जाता है कैश क्रंच। और यही हुआ दूध वाला के साथ में। जब इनके इन्वेस्टर्स ने इनको पैसे नहीं दिए, इनके पास कैश क्रंच आ गया। एम्प्लॉयज को पैसे देने के पैसे नहीं बचे, सप्लायर्स को ये लोग पैसे नहीं दे पाए, यहां तक कि इतना पैसा भी नहीं बचा कि अपने ऑपरेशंस आगे बढ़ा सकें। 2019 के एंड में इन लोगों ने, आकाश और इब्राहिम ने, एक ईमेल में लिखा कि ये लोग अपने सारे ऑपरेशंस फ्रेश टू होम नाम के एक स्टार्टअप, जो बेंगलोर बेस्ड स्टार्टअप था, उसको हैंडओवर करके जा रहे हैं। अब इस ईमेल के बाद में बहुत सारे लोगों को बहुत सा शौक लगा, क्योंकि इनके पास करोड़ों रुपए थे जो इन लोगों ने अपने एम्प्लॉयज और सप्लायर्स को नहीं दिए थे। कम से कम 30 से 35 सप्लायर्स को इन लोगों को 6 से 7 करोड़ रुपए देने थे जो इन्होंने नहीं दिए। एम्प्लॉयज, सप्लायर, सब लोगों ने मिलकर बहुत सारी एफआईआर्स कराई इनके फाउंडर्स के खिलाफ, बट आखिर में कुछ नहीं हो पाया।
आइए समझते हैं दूध वाले की स्टोरी से हमें क्या की लर्निंग्स मिलती हैं, एंड अगर आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है तो क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। नंबर 1, प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग। बिना सोचे समझे पैसे ना उड़ाएं। देखिए कि कितना पैसा लगाने पे आपको कितना रिटर्न मिल सकता है, एंड उस हिसाब से ही पैसा लगाएं। नंबर 2, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। जल्दी जल्दी आगे बढ़ने के चक्कर में और बहुत बड़ा बनने के चक्कर में मत रहें। बिजनेस को नर्चर करें एंड धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएं। बिजनेस एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। इसलिए जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं उससे बड़ा बनने की कोशिश मत करें, वरना इस रेस में हार जाएंगे। नंबर 3, प्लान योर फ्यूचर। कब आपको अपने बिजनेस को कौन से स्टेज पे लेके जाना है आपको पता होना चाहिए। कब इन्वेस्टमेंट लानी है, कब कितना एक्सपेंड करना है, एंड अगर कुछ हो जाए तो कब हमें एग्जिट लेना है इस बिजनेस से, आपको ये भी प्लान करके रखना चाहिए। नंबर 4, प्रॉपर एचआर प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स कंपनी की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होता है, एंड एक अच्छी एचआर प्लानिंग आपको ये बताती है कि कौन से काम के लिए आपको कितने और कौन से लोग चाहिए होंगे, उन पे कितना खर्चा आएगा, एंड वो लोग आपको एज अ कंपनी कितना रिटर्न बनाकर देंगे। इसलिए इन्वेस्ट इन गुड एचआर मैनेजमेंट। एंड नंबर 5, डोंट मेक योर बिजनेस एक्सपेंस सेंट्रिक। आप अपने बिजनेस में ये मत सोचिए कि अभी एक्सपेंस करते रहते हैं, इन्वेस्टर का पैसा आएगा तो सब रिकवर हो जाएगा। अपने बिजनेस मॉडल को ऐसा बनाइए कि कम एक्सपेंस करने पर आपको ज्यादा रेवेन्यू आप निकाल सकें उस बिजनेस में से। मैंने जैसे अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में भी कहा था, हर अनसक्सेसफुल बिजनेस फ्यूचर बिजनेस के लिए लर्निंग एंड फाउंडेशन छोड़ जाता है। दूध वाला ने हिम्मत दिखाई एक अनचार्टेड टेरिटरी में घुस के सक्सेस हासिल करने की। कुछ गलतियां करी जिनकी वजह से वो फेल हुए, लेकिन आज की कितनी सारी कंपनीज जैसे मिल्क बास्केट, सुपर एटसेट्रा के लिए एक फाउंडेशन छोड़ गया। दूध वाला की ही लर्निंग को इम्प्रूव करके और उनसे सीख के आज ये कंपनीज सक्सेसफुल बनती जा रही हैं। ये थी गाइस दूध वाला की स्टोरी। कैसे दूध वाला फॉर्म हुई, कैसे वो ग्रो करे, एंड क्या गलतियां करी उन्होंने जिसकी वजह से वो फेल हो गए, एंड उनकी गलतियों से हमें क्या लर्निंग मिलती है। आई होप आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो, एंड इससे आपने बहुत सारी लर्निंग्स ली हो। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। ये मुझे मोटिवेट करता है हर हफ्ते आप लोगों के लिए एक अच्छा कंटेंट लाने में। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।